प्रिय छात्रों, आपका जो पहला क्वेश्चन है और हम आपको क्वेश्चन इस तरह से समझाएंगे कि बातों बातों में आपसे ही उत्तर निकालेंगे। ठीक है, ऐसी फिजिक्स के क्वेश्चन आपको किसी ने नहीं समझाए होंगे, हम ऐसी आशा कर सकते हैं। देखो, तो जो पहला आपका जो क्वेश्चन है कि फ्यूज तार के क्या गुण होने चाहिए। फ्यूज तार के क्या गुण होने चाहिए। तो फ्यूज तार बच्चों क्या है, आपके घर में लगा रहता है। आपकी जो मेन लाइट होती है, मेन लाइट, ऐसे इसे अपन डीपी बोलते हैं। तो डीपी से आपके ऐसे दो तार आ गए, उत्तर आपसे निकालेंगे। दो तार आ गए। ये आपका यहाँ पर क्या है, घर है। तो घर से भी आपके क्या यहाँ ऐसे दो तार रहते हैं। तो बच्चों क्या होता है, देखो, चाहे ए वाले तार चाहे ए वाले तार, इसको बीच में से अपन काट देंगे। ठीक है, माने कि डोरी है जी, और बीच से अपन ने इसको यहाँ से काट दिया। काट करके क्या है, आपके घर में एक कोई डोरी होगी, ऐसी मोटी डोरी होगी, उसके अंदर 5 6 तार 7 तार होंगे। 5 तार में से एक तार लगा दो और इस कटे वाले हिस्से में यहाँ पर लगा दो, और ये तो सीधा सीधा घर में ले जाना आप। अब कभी क्या होगा बच्चों, कभी लाइट ज़्यादा आ जाएगी या घर में कोई उपकरण ख़राब हो जाएगा, लाइन फॉल्ट हो जाएगी, तो आपका ये वाला तार यहाँ से गल करके टूट जाएगा, यहाँ से टूट जाएगा आपका, और आपके घर के जो उपकरण हैं वो सुरक्षित रहेंगे, और ये पूरी जो आपकी लाइन है ये जलेगी नहीं, ये आपकी सुरक्षित रहेगी। ये कब हो सकता है, बच्चों, हमने आपका बताया कि ये टुकड़ा आपने लगाया, इसको अपन क्या बोलेंगे, इसको फ्यूज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फ्यूज बोलेंगे। अब ये गल करके टूटना चाहिए, तभी तो आपकी लाइट बचेगी, घर के उपकरण बचेंगे। तो अगर इसका गलनांक निम्न हो, निम्न माने जल्दी से गल जाएगा तो टूट जाएगा, तो आपकी जो लाइन थी वो बची रहेगी, वो क्या आपकी बची रहेगी। अब दूसरी बात है कि जो उच्च प्रतिरोध है, क्या है, उच्च प्रतिरोध। तो उच्च प्रतिरोध पर क्या होता है, जिसका उच्च प्रतिरोध होता है वो जल्दी गर्म हो जाती है, वो हो जाता है वो पदार्थ। कोई तार है, उसका उच्च प्रतिरोध, वो जल्दी से गर्म होगा। अब जब वो गर्म होगा, गर्म होके गलेगा, सीधी बात है। गर्म होके क्या होता है, ठोस को गर्म करो क्या होता है, द्रव बनता है। कब बनता है, जब गलेगा तभी। किसी भी धातु को गर्म करो, लोहे को गर्म करो, तो पहले वो क्या होगा, गर्म हो जाएगा, फिर वो गलेगा। तो मैंने उच्च प्रतिरोध होगा तो वो पदार्थ जल्दी से गर्म होता है। ठीक है, गर्म होकर वो गल जाएगा। कब गलेगा, जब उसमें निम्न गलनांक हो, माने निम्न ताप पर वो गल जावे। अब भाई साहब जो बताओ, अगर उच्च गलनांक होता, उच्च गलनांक माने 1000 पर गलेगा, अरे भाई साहब की लाइट ये फॉल्ट कहाँ होती, पूरे घर की लाइट आती ही रहती। ये फ्यूज तार आपका गलता ही नहीं, तो लाइट आती रहती और आपके उपकरण खराब, टीवी फ्रिज सब फूक जाते। तो घर में बच्चों हमेशा ही फ्यूज तार रहता है। इसके अलावा आपकी जो मोटरसाइकिल है उसमें फ्यूज तार रहता है, इन्वर्टर है उसमें फ्यूज तार रहता है, और सबको घर में अपने फ्यूज तार लगवाने चाहिए। अगर आपके घर में फ्यूज तार नहीं लगा है तो लगवा लीजिए। कभी ज़्यादा लाइट आएगी, कम लाइट आएगी, कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो आपके घर के उपकरण सुरक्षित रहेंगे। तो फ्यूज तार में क्या गुण होने चाहिए बताओ, निम्न गलनांक और उच्च प्रतिरोध होना चाहिए फ्यूज तारों में, घर में जो उपकरण की सुरक्षा करते हैं। अगला आपका जो क्वेश्चन है, 1 ओम के 5 प्रतिरोध चित्रानुसार जोड़े हैं, ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध कितना है। तो इसका जो प्रतिरोध है ए आपका है बच्चों 5.5 ओम। ठीक है, अब इसको क्या है, हम आपको अलग से एक वीडियो बनाएंगे, उसमें समझाएंगे, क्योंकि प्रतिरोध पर हमेशा प्रश्न आता है और 10 क्वेश्चन के समथिंग वो हैं, तो हम आपको बोर्ड पे वो समझा देंगे। यहाँ समझाएंगे तो 10 मिनट इसमें लग जाएगा। ठीक है, लेकिन और जो क्वेश्चन है वो आपको आपके द्वारा आपके शब्दों में निकालने वाले हैं उत्तर, आप निश्चिंत रहें। अगला जो क्वेश्चन है, भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति है। प्रत्यावर्ती धारा माने एसी। 2 धाराएं होती है, प्रत्यावर्ती को एसी बोलते हैं और डायरेक्ट को डीसी बोलते हैं। अब भारत में कितनी की ये लाइट आती है, कितनी का करंट आता है। अब इसका उत्तर कैसे निकाल सकते हैं, तो आप अपना मोबाइल उठा लो। आप मोबाइल कैसे चार्ज करते हो, चार्जर से करते हो, तो चार्जर उठा लो। चार्जर पे आप देख लो, वहाँ ये लिखा होगा 50 हर्ट्ज। अपने भारत में अभी 50 हर्ट्ज की लाइट आती है, 50 हर्ट्ज का करंट आता है, उसमें 50 हर्ट्ज की धारा आती है। ठीक है, अभी होती क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए, ये होती क्या है। ठीक है, ये होती क्या है तो समझो कि बच्चों, हर्ट्ज जी आवृत्ति लिखी हुई है। आवृत्ति का मतलब होता है बार
बार बार। आ का मतलब आना, आ का मतलब क्या है? आना, आना बार बार। ये मतलब कोई आएगा बार बार तो जाएगा भी, कोई बार बार आएगा तो फिर वो जाएगा भी, सीधी सीधी बात है। जाएगा नहीं तो आएगा कहाँ से? तो बच्चों क्या होता है अपने भारत में, क्या होता है, जो करंट आता है एक सेकंड में 50 बार वो आता है और 50 बार चला जाता है। इसी के चक्कर में क्या होता है, करंट से अधिकतर लोग बच जाते हैं लगने से, सब नहीं मरते हैं। आप ज़बरदस्ती करंट के ऊपर बैठ गए, पड़ रहे धोखे में, तभी मरोगे। अगर ऐसा करंट है आपने यहाँ से टच किया तो करंट आपको यहाँ से करंट यहाँ से आपको छोड़ देता है और आप बच जाते हो। अब आप कहो सर, अब जब 50 हर्ट्ज है, अगर ये 100 हर्ट्ज होता तो क्या होता? 100 हर्ट्ज होता तो बच्चों समझ लो बहुत अच्छी लाइट होती है, मरती नहीं। अमेरिका जैसे देशों में आदमी बहुत कम मरते हैं लाइटों से, क्योंकि वहाँ पर जो आवृत्ति है वो 50 हर्ट्ज से ज़्यादा है, क्योंकि वो 100 बार आएगी 100 बार जाएगी। समझ रहा है? 100 बार आएगी 100 बार जाएगी, तब तक आप करंट से छूट जाओगे और बच जाओगे। ठीक है, दो प्रकार के करंट होते हैं, एसी डीसी। अपने भारत में जो है 50 हर्ट्ज की प्रत्यावर्ती धारा अपने भारत में आती है। अगला जो क्वेश्चन है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम प्रदर्शित करता है। अब इसको बोर्ड पर भी समझा सकते हैं, यहाँ भी समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्लेमिंग का जो बाएं हाथ का नियम है वो चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर आरोपित बल की दिशा बताता है। किसमें? चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर आरोपित बल की दिशा बताता फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम। अब इसको कैसे समझेंगे, बोर्ड पर तो समझा ही देंगे। अपना बाएं हाथ है, उसकी तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे को एक दूसरे के परस्पर लंबवत फैला लिया, तो ये फ्लेमिंग का नियम है। तो इससे यही पता लगाते हैं कि जो धारावाही चालक पर है, धारावाही चालक पर जो बल लग रहा है, ठीक है, उसकी दिशा क्या होगी, ठीक है, बल क्या होगा उस पर। तो फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम दाएं हाथ के नियम हमेशा आता रहता है। ठीक है, तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पर क्या सीखा अपन ने? चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाला बल, आरोपित बल, ये सीखा अपन ने फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। अगला जो क्वेश्चन है आपका कि दो विद्युत बल्ब हैं, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं है। टंगस्टन के फिलामेंट क्या होता है बच्चों? देखो, ये आपने देखा होगा बल्ब, अब नहीं देखे आपने तो भाई साहब क्या करें, अब तो ये एलईडी आने लगी, इस तरह से स्प्रिंग होती थी। तो क्या है, एक पर देखो बच्चों 60 वाट लिखा है, एक पर 100 वाट लिखा है। आप बाज़ार में जाओ, उनसे कह दो बल्ब दे दो, क्या दे दो? बल्ब दे दो। तो वो पूछेगा आपसे आपको 100 वाट का चाहिए या 60 वाट का चाहिए। अब समझो, अब 60 वाट का क्यों ले रहे हो और 100 वाट का क्यों ले रहे हो? ज़्यादा उजाला चाहिए तो 100 वाट का ले आना, और कम उजाला चाहिए तो 60 वाट का ले चले आना। ठीक है, तो एक बात बताओ, जो ज़्यादा उजाला देगा तो उसका आकार भी तो ज़्यादा होना चाहिए। आकार ज़्यादा तभी होगा जब तार मोटा होगा, उसका क्षेत्रफल ज़्यादा होगा। सिंपल सी बात है। तो जो 100 वाट का बल्ब है, इसका फिलामेंट का तार जो है बच्चों मोटा होता है। क्या होता है? मोटा होता है 100 वाट की बल्ब का। इसके अलावा तार मोटा होता है तो जल्दी वो टूटता भी नहीं है, जल्दी वो फूकता भी नहीं है। अगर 60 वाट का जल्दी फूक जाता है, ठीक है, और ज़्यादा लाइट भी आ जाए तो जो 100 वाट का बल्ब है वो चलता रहता है। इससे हीटर आते हैं 1000 वाट के भी हीटर आते हैं, 2000 वाट के भी हीटर आते हैं। तो 2000 वाट के जो हीटर होते हैं बच्चों, वो ज़्यादा गर्मी उत्पन्न करते हैं, खाना जल्दी बन जाता है। तो जितने वाट का कोई उपकरण है, कोई तार है, उसकी मोटाई में वृद्धि होती जाती है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया है। अगला जो क्वेश्चन है आपका, एक नियंत्रित नाभिकीय अभिक्रिया में आधिक न्यूट्रॉन को अवशोषित। तो मतलब एक नाभिकीय रिएक्टर है, उसमें नाभिकीय अभिक्रिया होती है। ठीक है, समझ गए बात। अब लिखा है आधिक, तो सत्य बात है। क्या बच्चों, क्या है, न्यूट्रॉन 3 बनते हैं, विखंडन से 3 न्यूट्रॉन बनते हैं। अब इससे भी 3 बनेंगे, इससे भी 3 बनेंगे बच्चों। देखो तो क्या होगा, तुम्हारी मशीन फसीन सब ले जाएगी। तो ये न्यूट्रॉन को अवशोषित करने के लिए क्या करते हैं? बोरॉन और कैडमियम की छड़ों का उपयोग करते हैं। न्यूट्रॉन को अवशोषित करने के लिए क्या करते हैं? बोरॉन और कैडमियम की छड़ों का उपयोग करते हैं। इन कैडमियम की छड़ें, बोरॉन की छड़ों से न्यूट्रॉन क्या है, अवशोषित हो जाते हैं और आपकी जो नाभिकीय अभिक्रिया है वो नियंत्रित हो जाती है। ठीक है, तो बोरॉन और कैडमियम के छड़ों का उपयोग करते हैं। ज़्यादा न्यूट्रॉन हो गए हैं उनको अवशोषित करने के लिए।
अगला आपका जो क्वेश्चन है, ग्रेफाइट और बाहरी जल का प्रयोग नाभिक रिएक्टर में किसकी तरह किया जाता है? तो इसका उत्तर आपका मंदक। क्या उत्तर सही है आपका? मंदक। मंदक माने अभिक्रिया को मंद करने के लिए अपन ग्रेफाइट और बाहरी जल का नाभिक रिएक्टर में उपयोग करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है देख लेते हैं कि आकाश नीला रंग का दिखाई देने का क्या कारण है? आकाश का नीला रंग है जो, उसका दिखाई देने का क्या कारण है? क्या कारण है? आप कहोगे सर जब दिखता है कि तो क्या को पूछ रहे हो? तो प्रिय छात्रों ऐसा नहीं है। आकाश में ऊपर चले जाओ, अंतरिक्ष में वायुमंडल से अब थोड़ा ऊपर चले जाएं तो वहाँ पर जो आकाश का रंग है बच्चों काला दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? काला। लेकिन नीला कैसे हो जाता है? तो नीला क्या है, जब प्रकाश की किरणें वायुमंडल में आती हैं, ठीक है, तो उनका प्रकाश की किरणों का प्रकीर्णन होता है। तो आकाश का नीला रंग किस कारण दिखाई देता है? प्रकीर्णन के कारण। आपने समुद्र का जो पानी का नीला रंग दिखाई देता है, प्रकीर्णन के कारण। आपके वो सारी ये चीज़ें क्या हैं तो समझ लो, ये भी समझ, प्रश्न इन्हीं से बनता है, ठीक है। तारे टिमटिमाते हुए दिखते हैं, अपवर्तन के कारण। स्रोत प्रकाश में 7 रंग दिखाई देते हैं, वर्ण विक्षेपण के कारण। और प्रकाश का जो विवर्तन है, इस पर ही प्रश्न आता है, अगली वीडियो में बताएंगे, ठीक है। तो आकाश नीला किस कारण दिखाई देता है? प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन भी अपन देख लेते हैं। अगला जो प्रश्न है, तारों के टिमटिमाने का क्या कारण है? माने आप अंधेरी रात में छत पर देखते हैं तो तारे टिमटिमाते हुए दिखते हैं। जैसे कि लाइट ज़्यादा आ जाए तो बल्ब तेज जलने लगता है, लाइट कम आया तो बल्ब कम जलने लगता है। जैसे गांव में बोलते हैं लाइट डिम हो गई, बल्ब डिम हो गया, तो ऐसा लगता है कि तारे टिमटिमा रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। तो बच्चों क्या होता है, यहाँ से जब तारों से प्रकाश चलता है तो यहाँ भी वायुमंडल है, यहाँ भी वायुमंडल है, यहाँ भी वायुमंडल है, यहाँ भी धूल वगैरह आ जाती है, यहाँ वायुमंडल है। जब प्रकाश इनसे होता हुआ आता है तो आपको ऐसा लगता है, अब जो प्रकाश खाली जगह से आएगा फिर किसी में आएगा, धूल वगैरह में आएगा, तो आपको उस समय लगेगा तारे डिम हो गए। जब प्रकाश खाली जगह में आएगा तो आपको लगेगा कि प्रकाश ज़्यादा उजाला आ रहा है प्रकाश का। तो ये जो सब है प्रकाश के परावर्तन के कारण, नहीं, ये सब होता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। अपवर्तन, अब ये भी समझ लो, अब समझ लो, पूरा कोई दिक्कत नहीं है। अपवर्तन, अप माना होता है अपना या अपने से अपवर्तन माने अपने रास्ते से भटक जाना, अपने रास्ते से विचलित हो जाना, उसे क्या बोलते हैं? अपवर्तन कहते हैं। ये इसका प्रयोग आपने स्कूल में किया भी होगा, आपने मैडम ने इसको करवाए होंगे। ये देख लो, ये व्यतिकरण क्या है। साबुन है, साबुन रंगीन कलर का दिखाई देता है व्यतिकरण के कारण। ये भी प्रश्न परीक्षा में बनता है। तो तारे किस कारण टिमटिमाते हैं? अपवर्तन के कारण। एक कक्षा 10 में वैसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला भी क्वेश्चन, प्रिय छात्रों, हम आपको इस तरीके से इसका उत्तर बताने वाले हैं, कोई नहीं समझा सकता ऐसा। देखो क्या है, हमने आपको 2 शब्द बोले तो जिंदगी भर काम में आएंगे आपके। हमने कहा कि अब क्या हो गया, अब निकट से दूर का देखो, अब निकट से दूर का देखो। तो अब माने अवतल लेंस काम में लेते हैं, काय में? निकट दृष्टि दोष में। अवतल लेंस काम में लेते हैं निकट दृष्टि दोष में। और निकट दृष्टि दोष में क्या होता है बच्चों? निकट का तो साफ साफ दिखाई देता है, लेकिन दूर का साफ दिखाई नहीं देता है। इसलिए अवतल लेंस लगा लो और दूर का देखना भी शुरू कर दो। अब प्रश्न क्या है? निकट दृष्टि दोष। ऐसा लगता है कि निकट की दृष्टि में दोष है, तो प्रश्न से ऐसा लगता है, यहाँ कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो निकट दृष्टि दोष वह दोष होता है जिसमें निकट का तो दिखाई देता है लेकिन दूर का दिखाई नहीं देता है, वो निकट दृष्टि दोष। अब निकट से दूर का देखो, तो निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस काम में लेते हैं और इससे क्या हो जाता है? दूर का भी साफ साफ दिखाई देने लगता है। अब यहाँ बात आती है कि लेंस की कौन सी क्षमता का लेना चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर धन है, यहाँ ऋण है, यहाँ धन है, यहाँ ऋण है, तो माने
अब ये पता होना चाहिए आपको कि निकट दृष्टि दोष में ऋणात्मक लेते हैं या धनात्मक वाला लेंस जो है वो काम में लेते हैं। यहाँ क्या लिखा है, निकट। भाई साहब ना से ही उत्तर निकलेगा आपका, ना का मतलब नेगेटिव, और नेगेटिव का ऋण होता है, बोलो क्या नहीं होता है। तो ये तो क्लियर हो गया आपका, ये दो उत्तर आपके गलत हैं, या तो आपका ये सही है या फिर आपका ए वाला सही है। ठीक है, तो का भी लगाओ तो ऐसा लगाओ। अब कुछ नहीं है बच्चों, कुछ नहीं है। आपने सूत्र पढ़े होंगे, तो 100 में आप 60 का भाग दे दो, 0 से 0 कट जाएगा। 6 का 10 में भाग देंगे तो 6 एकम 6, 4 आएंगे तो 6 पंचे 30 और 6 चंग 36, क्योंकि 40 आ रहा है ना, तो 1.66 उत्तर आपका आ गया। कोई दिक्कत हो बता दो, कोई दिक्कत हो तो बता दो। अगर यहाँ आप सीधा 100 में 60 का भाग दे देते बच्चों, तो उत्तर आपके सामने दो आते, एक ये वाला आता, एक ये वाला आता, लेकिन कन्फ्यूज होते कि ऋणात्मक है कि धनात्मक है। तो हमने क्या बताया, निकट दृष्टि दोष है उसको, क्योंकि यहाँ कहाँ से पता चलेगा निकट दृष्टि दोष, दोषपूर्ण आँखों से 60 सेंटीमीटर से अधिक दूर नहीं देख पाता, माने दूर का नहीं देख पाता, नहीं देख पाता, तभी तो निकट दृष्टि दोष है उसको। और निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस काम में लेते हैं, तो अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है, तो 1.66 इसका उत्तर है। बहुत सरल है, कुछ नहीं किया बच्चों अपन ने। दूर का नहीं देख पाता तो उसको निकट दृष्टि दोष है, निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस काम में लेते हैं, अवतल लेंस की ऋणात्मक होती है, तो या तो ये वाला सही है, माने या तो ये वाला सही है या ये वाला सही है। अब सीधी सीधी बात है, 100 में सीधा सीधा 60 का भाग दे दो, 6 एकम 6, तो यहाँ 6 करेंगे तो 10 में 6 की 4 बचेंगी, और ठीक है, और 6 चंगे 36, तो 1.6 आपका ये निकल आता। ठीक है प्रिय छात्रों, आप जानते हैं फिजिक्स में टाइम लगता है, तो अगले क्वेश्चन अगली वीडियो में बताएंगे आपको। ठीक है, धन्यवाद।